Assalamu alaikum dear students. My name is Waqar Hassan and today we will discuss few important points that are mandatory to keep in mind before attempting CSS essay paper. जी आज के इस लेक्चर में आपको कुछ important points वो बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप अच्छी टॉपिक सिलेक्शन कर सकते हैं एसे के पेपर में और वो बहुत ज़रूरी होता है अपना ऐसे जो सा है वो टू द पॉइंट लिखने के लिए या वो ऐसे लिखने के लिए जो कि आपको अच्छे मार्क्स दे। तो ये पॉइंट्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि आप इस दफ़ा पेपर में जाने से पहले अप्लाई कीजिएगा ताकि आपका पेपर ना सिर्फ अच्छा हो बल्कि आपको अच्छे मार्क्स भी मिले। तो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली ये होता है कि स्टूडेंट्स वो किसी माइंड सेट से जाते हैं पेपर में जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है। फॉर एग्जांपल ज़्यादा स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पिछले साल नहीं आए या उससे पिछले साल नहीं है मे बी वो आ जाए, तो वो उस फ्रेम ऑफ माइंड से जाते हैं कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और पेपर इसमें से मे बी आ जाए। लेकिन जब पेपर में उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जो से टॉपिक्स नहीं होते तो पहला रिएक्शन क्या होता है आपकी बॉडी का? पैनिक करते हो। अच्छा, अगर पैनिक कर जाते हो आप पेपर में पहले ही 5 मिनट में 7 मिनट में, तो वो फिर आपका पूरे पेपर को आखिर तक उसका बुरा इम्पैक्ट जाता है। तो इसलिए पहला पॉइंट इसमें ये है कि आपने हर किस्म के सरप्राइज के लिए रेडी रहना है। ये अप्रोच क्यों अच्छी है? क्योंकि जब आप इस माइंडसेट से जाओगे कि टॉपिक जो भी आएगा मेरा काम है मैंने उसको क्रिएट करना है और फिर उसको अटेम्प्ट करना है, तो एक जो ईज हो जाएगी आपको वहां बैठ के वो ये होगी कि आपका जो रिएक्शन होगा बॉडी का, माइंड का, वो पैनिक करने वाला नहीं होगा, वो एक्सेप्ट करने वाला होगा। तो पहला ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि अपना अपना माइंड सेट चेंज करें, एक्सेप्टेबिलिटी किया करें, उसको एक्सेप्टेबिलिटी की तरफ लेके जाया करें माइंड को, ना कि उसको तैयार रखा करें कि ये टॉपिक्स आने हैं। तो जाहिर बात है कुछ टॉपिक्स और है तो आपका माइंड रिएक्ट तो करेगा और वो पैनिक की फॉर्म में होता है। तो आपको रेडी रहना चाहिए किसी भी सरप्राइज के लिए। सीएसएस है, हर दफा टॉपिक्स जो से हैं वो अम, ऐसे ही आते हैं कि आप तैयार नहीं होते। और अब तो पेपर इस तरह के हो गए हैं कि आपको वहां बैठ के क्रिएट करना पड़ता है, तो आप लोग रेडी रहें इस चीज के लिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये तो सबसे पहली कंडीशन है, क्योंकि पहला पेपर ऐसे का। और अब जाते ही कंफ्यूज हो जाए तो फिर वो दिन भी अच्छा नहीं गुजरता, फिर प्रेसी के पेपर भी आपका। और फिर इसका एक बुरा इम्पैक्ट ये होता है कि ऐसे के पेपर अच्छा ना हो तो हर पेपर में आप यही सोचते रहते हैं कि मेरा पहला पेपर ऐसे का अच्छा नहीं गया, तो उसमें फिर एक इम्पैक्ट सारे पेपर्स में नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आप किसी भी टॉपिक के लिए तैयार होकर जाया करें कि मैं किसी भी टॉपिक पे लिख लूंगा। ये अच्छी अप्रोच होती है, ये इंपॉर्टेंट भी है। फिर है कि पेपर आता है तो चूंकि हम इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, तो मैं आपको अपनी फीलिंग बताता हूँ कि एक पेपर आता है ना जब सामने, तो आप पेपर पे जब नजर दौड़ाते हैं तो बहुत तेजी से नजर दौड़ाते हैं हम लोग। क्यों? हम ये कहते हैं कि हम इसमें से हमें आंखें किसी उस टॉपिक को ढूंढ लें जो हमें आता है, ताकि दिल को एक तसल्ली हो जाए कि कुछ तो आता है। अच्छा, उसमें एक फायदा और एक नुकसान है। चलें, आप जल्दी गो थ्रू करते हैं तो आपको थोड़ी तसल्ली रहती है कि मुझे पेपर आता है। अच्छा, नुकसान क्या है? उस जल्दी में फिर आप जल्दी जल्दी टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं कि मैंने ये करना है। ये गलती नहीं करनी। पहली रीडिंग में कभी भी आपका माइंड जो सा है उस तरह तैयार नहीं होता टॉपिक को फाइनलाइज करने के लिए। तो आपने करना क्या है? आपने पहले एक जल्दी से रीडिंग पेपर की करनी है, ये देखने के लिए कि कौन से टॉपिक इसमें से आप जो से हैं वो करने की कैपेसिटी रखते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाता है। फिर आपने दूसरी रीडिंग करनी है। 2 दफा कम से कम टॉपिक्स को 2 या 3 दफा लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि आपका माइंड जो सा है वो आपने उसको अचानक पेपर पकड़ा दिया, वो इतना रेडी नहीं होता कि वो आपको इतनी जल्दी आउटपुट दे कि ये टॉपिक ये ब्रेनस्टॉर्म में कर लूंगा, ये कर लूंगा। तो माइंड को भी टाइम चाहिए होता है। उन सारे टॉपिक जब 10 के 10 इकट्ठे टॉपिक आपके माइंड में घूम रहे होते हैं तो आपका माइंड क्या आपको आउटपुट देगा कि आपका कॉन्फिडेंस किस तरह बिल्ड करेगा। तो माइंड की साइकी भी समझे। 2 दफा रीड करें, उसके बाद आपको समझ आएगा कि वाकई में आप किस किस टॉपिक को कर सकते हैं। तो 2 दफा रीडिंग लाजमी है। और नॉर्मली होता है कि आपकी जो सी है आपकी जो फर्स्ट रीडिंग होती है वो आपको उस तरह आइडिया नहीं दे पाती टॉपिक सेलेक्ट करने के बारे में। ये भी आप देखें कि ऐसा भी होता है स्टूडेंट के साथ, पूरा पेपर वो करके आते हैं, उनको पेपर में कुछ चीज याद नहीं है आ रही होती, घर आके सब याद आ जाता है।
क्यों? क्योंकि आप उस कंडीशन में होते हैं, उस पैनिक को लेके फेर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका माइंड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। तो पैनिक में माइंड रिस्पॉन्ड नहीं करता, इसलिए पहली रीडिंग करें, उसके बाद दूसरी रीडिंग करें, ताकि आप एक अच्छा टॉपिक सेलेक्ट करें रिलैक्स होके, और माइंड को भी कंप्रीहेंड करने का टाइम दिया करें, बहुत जरूरी है। वरना माइंड कंप्रीहेंड नहीं करेगा तो आप जितनी भी तैयारी करके गए होंगे, आपने जब उसको मौके नहीं दिया कंप्रीहेंड करने का, तो वो क्या आपके लिए रिजल्ट देगा। तो ये दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपने जितने टॉपिक तैयार किए हो, रीडिंग 2 दफा करें, और फिर उसके बाद आप क्या करें, 10 टॉपिक हैं अगर, तो उसमें से 3 उठाएं कि दी बेस्ट। वो आप ये देखें कि मुझे इनमें से 3 कौन से अच्छे आते हैं। उसकी भी वजह है, उसकी वजह ये है कि अगर आप एक की तरफ जाएंगे तो कोई और बी में भी उससे अच्छा आपको आता, जो इग्नोर जल्दी में कर लें। तो 3 कम से कम देख लें कि यार इन 10 में से ये 3 के बारे में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अगर आपको 3 आते हैं। या अगर 3 नहीं 2 आते हैं, तो आप 2 को हाईलाइट करें कि ये 2 जो से हैं, ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, तो मैं इन पे ट्राई करता हूँ, अब इनमें से कौन सा फाइनल करना है। ठीक है, तो कम से कम आप 10 में से 2 या 3 को उठाएं, और उन पे गौर करें कि अब मैंने इनमें से कौन सा टॉपिक करना है। क्यों? ताकि आपका माइंड अच्छे तरीके से आपको बताए। आप जब 3 का ऑप्शन देंगे ना माइंड को, तो वो रिस्पॉन्ड करेगा कि यार मैं इनमें से इसके बारे ज्यादा जानता हूँ, इसके बारे कम जानता हूँ। अगर आप उसको ऑप्शन ही एक दे देंगे, तो वो क्या करेगा, वो तो काम करेगा, कंप्यूटर की तरह काम करता है, आपने कमांड देनी है, उसने काम करना है। तो उसे एक ऑप्शन ना दें, 3 सेलेक्ट करें, उस 3 में से देखें, उनको गौर करें, उन पे फिक्र करें, और देखें कि उन 3 में से आपको कौन सा अच्छा आता है। या अगर 2 आते हैं, या अगर आता ही एक है, तो फिर तो आपके पास चॉइस होती नहीं। लेकिन अगर आपने 3 सेलेक्ट किए हैं, उनमें से एक कैसे सेलेक्ट करना है, अब उसके लिए, या अगर आपने 10 के 10 में से आप कंफ्यूज हैं कि मुझे इसमें से कोई ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा, फिर किस तरह सिलेक्शन करनी है, फिर आपने ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि मैं अब इन पॉइंट्स के तहत चलूंगा। सबसे पहले आपने डायमेंशंस देखनी है उन टॉपिक्स की जो आप करना चाह रहे हैं। 2 सेलेक्ट किए, 3 किए, या 10 के 10 में से अगर आप करना चाह रहे हैं, डायमेंशन देखें। कुछ की डायमेंशंस वेग होती हैं, आपको नहीं पता होता कि एग्जामिनर इसमें से क्या चाहेगा। और कुछ की बड़ी फिक्स डायमेंशन होती हैं, आपको पता होता है कि इसका वाकई में मतलब ये है। तो जिसकी डायमेंशंस के बारे में आपकी क्लैरिटी हो कि मुझे पता है कि क्या डायमेंशन है इसकी, वो टॉपिक होता है सिलेक्ट करने वाला। ये तो पहले मतलब सबसे पहले आप करते डायमेंशन, देखते डायमेंशन को कि ऐसे की डायमेंशंस कितनी है। कुछ ऐसे होते हैं वो उसकी डायमेंशन ही बहुत ज्यादा होती हैं, जिस तरह आपका वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन के ऊपर ऐसी की बहुत सारी डायमेंशन होती हैं। पता नहीं क्या एग्जामिनर उसको किस तरह लेयर होता है, आप किस तरह लेयर होते हैं। तो इस तरह के टॉपिक्स कोई डायमेंशन एक फिक्स नहीं होती, या कोई अगर पर्टिकुलरली वो कोई पूछ ले तो फिर और बात है। तो इसलिए डायमेंशन देखा करें। फॉर एग्जाम्पल कोई आपके सामने ऐसे आता है क्लाइमेट चेंज, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, तो इसकी डायमेंशन आपको पता है कि उसने पूछे कॉजेज कॉन्सिक्वेंसेज, तो ये 2 ही डायमेंशन है। तो डायमेंशन की क्लैरिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है कि डायमेंशन क्या पूछ रहा है वो। ठीक है, बैकग्राउंड नॉलेज आपको पता होना चाहिए। आप जो भी ऐसे स्लाइड करते हैं, आपको ये देखना है कि उस ऐसे के बारे में आप कोई आपका बैकग्राउंड नॉलेज है। ऐसे नहीं करना कि आप बिल्कुल वो ऐसे अटेम्प्ट कर ले सिर्फ इसलिए कि वो आपको आसान लग रहा है, और आपके पास उसके बारे में कुछ है नहीं लिखने के लिए। रीडिंग और बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है अच्छे ऐसे लिखने के लिए, रेलिवेंट और सब्सटेंस जिस ऐसे में हो वो लिखने के लिए, जिसमें हम कहते हैं ना आर्गुमेंट्स की स्ट्रेंथ हो। वो तभी होती है जब आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज हो कुछ। तो टॉपिक वो देखें जिसके अंदर आपने डायमेंशंस आपको आती हो, आपको बड़ा वाजे पता हो कि वो क्या पूछना चाह रहा है, किस डायमेंशन में पूछना चाह रहा है। फिर आपके पास उसके बारे में बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए कि भाई इस टॉपिक के बारे में आपने कितना पढ़ा हुआ है, कभी अगर रीडिंग की है कुछ, या बुक पढ़ी है, या कोई आर्टिकल पढ़ा है। फिर की टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो जो 3-4 टर्म्स होती है ना स्टेटमेंट के अंदर, वो लाजमी देखा करें। अगर सबका मीनिंग आपको आता है उस स्टेटमेंट के अंदर टर्म्स का, तो फिर ऐसे अटेम्प्ट करें। अगर आपको उनमें से 1-2 टर्म्स का मीनिंग आता है, 1-2 का नहीं आता, तो आप महज एक अंदाजे पे अटेम्प्ट कर रहे हो कि हो सकता है इनका मीनिंग ये हो, तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क है आपके लिए। तो वो ऐसे अटेम्प्ट करें जिसमें स्टेटमेंट के अंदर दी हुई जितनी भी टर्म्स हैं, 2-3, उनका मीनिंग आपके माइंड में बड़ा वाज़ेह हो कि यार अच्छा इस टर्म का मतलब ये है, इसका ये है, इसका ये है। और डायमेंशन आपको समझ आ जाए कि अब मुझे समझ आ गई है इन टर्म्स को सामने रख के किस डायमेंशन में ऐसे लिखना है, और बैकग्राउंड नॉलेज आपके पास है, तो फिर उस ऐसे को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसको आप पास कर सकते हैं। तो की टर्म्स को ज़हन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स नॉर्मली सारी की टर्म्स फोकस नहीं करते, 2-3 पे करते हैं, 1-2 इग्नोर कर देते हैं, फिर वो ऐसे बैलेंस नहीं कर पाते।
की टर्म्स को समझना क्यों जरूरी है? ऐसे बैलेंस करने के लिए, ऐसे को रिलेट करने के लिए, वरना आपका ऐसे बैलेंस्ड नहीं होता, कोहेरेंट नहीं होता। और फिर आप दो की टर्म्स पे तो ज्यादा फोकस कर देते हैं जिनकी आपको ज्यादा समझ आती है, जिन की टर्म्स की आपको समझ नहीं आती उस पर कम फोकस करते हैं, रिजल्ट फेलियर होता है, चाहे आप ऐसे मुकम्मल करके आ जाए। फिर है जी, टाइप ऑफ द ऐसे भी देखने चाहिए कि आप वो आपसे आर्गूमेंट्स मांग रहा है, काउंटर आर्गूमेंट्स मांग रहा है, अच्छा वो एनालिसिस मांग रहा है आपसे, वो कॉज इफेक्ट मांग रहा है। तो टाइप ऐसे की डिसाइड करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए कि किस टाइप के ऐसे में लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि आप टाइप को आप सही तरह पहचान पाएंगे तो आप अच्छा ऐसे डिलीवर कर पाएंगे वहां पे, वरना अगर आपको टाइप की समझना है तो आप उसका स्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। ऐसे की टाइप के बाद आप स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे में आपको काउंटर आर्गुमेंट्स लिखने पड़ते हैं, वो ऐसे की टाइप पहचान के आप डिसाइड करते हैं कि इस ऐसे में मैं अब ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा हूँ। तो ऐसे का स्ट्रक्चर भी डिसाइड करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक सिलेक्शन के बाद कि इस ऐसे को मैंने कौन सा स्ट्रक्चर देना है, कॉज इफेक्ट स्ट्रक्चर देना है, आर्गुमेंटेटिव का स्ट्रक्चर देना है, या मैंने इसमें काउंटर आर्गुमेंट्स भी लेके आने हैं, वो भी जरूरी है या नहीं है, वो एग्जामिनर मांग रहा है या नहीं मांग रहा। तो स्ट्रक्चर पहले डिसाइड करें, क्या सजेशंस का रूम है इसके अंदर, तो या नहीं है रूम इसका, सिर्फ काउंटर आर्गुमेंट्स तक बात काफी है, ये डिसाइड करना पहले। प्लान प्लान ये करना कि आपके स्ट्रक्चर ऐसे का किस तरह चलेगा, किस तरह आपने स्ट्रक्चर को बनाना है यहाँ बैठ के, वो बड़ा जरूरी है ऐसे राइटिंग में। फिर आपका काम है ब्रेनस्टॉर्म करना, यानी कि टॉपिक सिलेक्ट करने की ये पॉइंट्स फॉलो करके आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे तो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग इफेक्टिव होगी, टू द पॉइंट होगी, और फिर उस ब्रेनस्टॉर्मिंग को आप जो से है वो उसको फाइनल शेप दे के ऐसे लिखेंगे तो तब ऐसे रेलेवेंट होगा। तो ये एक एक्सरसाइज है, पूरी एक्सरसाइज है जो कि आपको बचाएगी पेपर में फेल होने से, चाहे कोई भी टॉपिक हो। अगर आप ये एक्सरसाइज फॉलो करेंगे तो आप बच जाएंगे। फिर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज टाइम मैनेजमेंट, ये सारी आपने एक्सरसाइज कर ली, आप रेडी हैं सरप्राइज के लिए, आपने टॉपिक की डायमेंशन देखी, स्टेप्स फॉलो किए, फिर क्या बात है, फिर है कि आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल। टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है, बजाय इसके कि आप आधा ऐसे लिखें या कंक्लूजन कम उसको वीक छोड़ दें। टाइम मैनेज करना सीखें, ऐसे के हर पार्ट को प्रॉपर टाइम दिया करें, उसका ड्यू टाइम दिया करें। और ये जो बात है ना, प्लान टू कंट्रोल योर प्लान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है? अम, आपको पता है, आपकी हमेशा आपके पास इतना रूम होना चाहिए कि अगर टाइम कम पड़ जाए तो मैंने क्या करना है, ये आप तैयार होके जाइएगा कि ठीक है, हो फॉर द बेस्ट, लेकिन रूम रख के जाइएगा कि पेपर आएगा, अगर टाइम कम पड़ गया तो मैंने क्या करना है ऐसे भी पेपर में। आपको पता होना चाहिए कि आपने फिर उसमें उसको किस तरह मैनेज करना है। क्या आपने अंदर से 10 पॉइंट्स की बजाय 8 लिखने हैं, तो आप ये पहले डिसाइड करेंगे कि क्या मैं अब प्लानिंग के बाद इतने टाइम में कितना लिख पाऊंगा। और आपके पास रूम भी होना चाहिए 5-10 मिनट का, कि कोई चीज़ किसी पैराग्राफ पे टाइम ऊपर नीचे लग जाए, कोई और आपके पेपर के दरमियान में आपके पास 5 to 7 मिनट्स की स्पेस होनी चाहिए, ताकि आखिर में वो अगर कोई भी मसला बनता है दरमियान में, तो 5-7 मिनट का आपके पास रूम हो ताकि आप पेपर कंक्लूड करें अच्छा। ना कि आप बिल्कुल फिक्स टाइम लेके चलें कि अंदर से थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो जाए आपसे, तो 5-7 मिनट की गेम होती है कंक्लूजन लिखना और आउटलाइन बनाना, तो वो आपका सारा टाइम खराब करेगा। तो आखिरी 15 मिनट जो से बड़े वाइटल होते हैं ऐसे में, तो प्लान ऐसे करें कि आखिरी 15 मिनट आपके पास हो, आप कंक्लूजन वाइंड अप कर रहे हो और आउटलाइन लिख रहे हो, ना कि आप आखिरी 15 मिनट में ऐसे को फिनिश करने की तरफ जा रहे हो। आखिरी 15 मिनट में आप कंक्लूजन लिख के आउटलाइन की तरफ जा रहे हो, ये बात में रखें, ना कि आप उस टाइम पे बॉडी पैराग्राफ से सजेशन की तरफ जा रहे हो, ये भी याद रखिएगा। तो प्लान करना, टू कंट्रोल योर प्लान, ये भी बड़ा जबरदस्त होता है आपका, आपके ऐसे मैसेज करता है। तो ये सारी स्किल है असल में, ये स्टेप्स जो से होते हैं, ये आपकी माइंड गेम है ऐसे के पेपर, सिर्फ नॉलेज नहीं है, इसमें स्किल भी है, नॉलेज भी है, और अपना कंट्रोल भी है, और स्मार्ट वर्क भी है, तब आप जाके एक अच्छा ऐसे क्रिएट कर सकते हैं और डेफिनेटली फिर आप पास होते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स थे आपके ऐसे के लिए, आप आपके पेपर्स में आपके काम आएंगे, बल्कि हर पेपर में काम आएंगे। तो इनको आप फॉलो करें और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप आपके एक तो पेपर अच्छे होंगे, टॉपिक्स आप अच्छे सेलेक्ट करेंगे, और टाइम आप अच्छा मैनेज करेंगे, और फिर इंशाल्लाह आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो आप सबके लिए दुआ है, आप सब, अल्लाह आपके लिए, अल्लाह आपका हामी नासिर हो, और आप सबके लिए कामयाबी की दुआ है। थैंक यू सो मच।